सो नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस को जज करने का मापदंड है नेशनल इनकम। हमारी कंट्री में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है। सीधे प्रैक्टिकल पे आती हूँ। नेशनल इनकम में कॉन्सेंट्रेट नेशनल इनकम में 3 टॉपिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। 3 अलग अलग मेथड्स हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 2 मेथड्स का तो दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि सेम ईयर की बात हो रही है। तो आप कैसे भी करके जुगाड़ लगा के एक कॉमन आंसर पे दोनों मेथड से पहुंचिएगा। नाउ नेशनल इनकम का आउटपुट मेथड जो प्रोडक्ट, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन इतने नामों से जाना जाता है, उसमें जो मेन, मैं सीधे फॉर्मूले पे आ रही हूँ, अब मैं बेसिक्स पे नहीं जा रही, वो कैसे वर्क करता है। हम आउटपुट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। अब सबको बेसिक्स क्लियर है, तो मुझे लगता है रिवीजन से आप सीधे पॉइंट पर आकर अपना टॉपिक रिकॉल कर पाएंगे। हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हम तीनों में से ये डेटा कलेक्ट करते हैं कि सबने आउटपुट कितना बनाया। तो वो जो आउटपुट है वो फाइनल गुड्स का आउटपुट होता है, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। तो डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए हम आउटपुट लेते हैं। आउटपुट में से हम, आउटपुट समझ लो अकाउंट्स के एंगल से हमारी सेल्स हो गई, उसमें से हम माइनस करते हैं सारी परचेजेस, जिसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो आउटपुट में से जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है, इसको हम वैल्यू एडिड कहते हैं। वैल्यू एडिड का टेक्निकल नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम समेशन में कहते हैं GDP-NP। अब इसमें अगर हम गौर से देखें तो इसमें G है ग्रॉस, इसका मतलब अभी डेप माइनस नहीं हुआ है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इंडिया के अंदर की तो इनकम है, बट इंडिया से बाहर जाके लोग जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कमाते हैं वो नहीं है। और मार्केट प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे सामान मार्केट में सेल होता है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड होते हैं, हमने वो फिगर ले लिया है और उसको अपनी इनकम मान लिया है। तो हमको इसमें से टैक्स हटाने, इसमें फॉरेन इनकम जोड़नी है और इसमें से डेप्रिसिएशन हटाना है। ये 3 स्टेप किसी भी ऑर्डर में किए जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें से, मैंने आपको जो कराया है, डेप्रिसिएशन को हटाते हैं। डेप्रिसिएशन हटा के हम पहुंचते हैं नेट। ये जो हमारा ग्रॉस था वो बन गया नेट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी भी इसमें टैक्सेस की चीज़ बाकी है, तो हम इसमें से माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम पहुंच जाते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे ही टैक्स माइनस हुए तो मार्केट प्राइस क्या बन जाता है? फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद ये हमारी एक्चुअली डोमेस्टिक इनकम आ गई कि पूरी इंडिया की सरहद के अंदर हमने कितना कमाया। इसमें हम ऐड करते हैं NFIA विच इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हम पहुंच जाते हैं NNPFC विच इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये नेट है मतलब डेप हट चुका, ये नेशनल है मतलब डोमेस्टिक प्लस NFIA दोनों जुड़ चुके, और ये फैक्टर कॉस्ट है जिसका मतलब टैक्स हट चुका। और इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो ये हमारा आउटपुट मेथड है। आउटपुट मेथड की हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आउटपुट मेथड के बाद आई वुड लाइक टू कम टू द उसके कुछ बारीकियाँ, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। यस बच्चे, तो आउटपुट का मतलब क्या क्या होता है हमें याद रखना है। प्लीज़ रिमेंबर, सीधे आउटपुट कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देते, तो हमें सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है। सेल्स का मतलब है कितना बेचा, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है बिक नहीं पाया बट बनाया तो इसी साल में था, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं क्योंकि वो इसी साल बनाया था, और ओपनिंग स्टॉक को हटाते हैं क्योंकि वो लास्ट ईयर मैन्युफैक्चर हुआ था। तो उससे हमें इस साल का आउटपुट मिलता है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को चेंज इन इन्वेंट्री भी कहा जाता है। तो कभी चेंज इन इन्वेंट्री दी गई हो तो आप उसे सेल्स में जोड़ देते हैं।
कभी चेंज इन इन्वेंट्री माइनस में दे दी गई हो तो इसका मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग में ओपनिंग बढ़ा था, तो हम माइनस करते हैं उस फिगर को टू रीच आउटपुट। कभी कभी हमें क्वेश्चन में प्राइस दे दी जाती है और नंबर ऑफ सामान मैन्युफैक्चर्ड दे दिया जाता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट पे पहुंचते हैं। और कभी कभी डोमेस्टिक मार्केट की सेल और एक्सपोर्ट की सेल दो दी होती तो उन्हें जोड़ते हैं तो टोटल सेल पता चलती है। तो कितने अलग अलग तरीकों से आउटपुट दिया जा सकता है। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन को परचेज ऑफ इनपुट्स भी कह सकते हैं, सिर्फ इनपुट्स भी कह सकते हैं। देन डेप्रिसिएशन के अलग अलग तरीके हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और सिंगल, इतने तरीकों से उसको बोल सकते हैं। कभी कभी ऐसे दे देते हैं कैपिटल स्टॉक 1 लाख है और 10% का डेप है, तो आपको पता है कि टोटल पे परसेंट लगाओगे तो डेप निकलेगा। और उसी का 5वां तरीका, कभी कभी वो कह देते हैं सिंगल यूज गुड्स, उसको कहा जाएगा स्टॉक। और मल्टीपल यूज गुड्स या डबल यूज गुड्स या ड्यूरेबल यूज गुड्स वो हमारे फिक्स एसेट है, तो उन पे अगर वो कह दे कि हमारा जो ड्यूरेबल यूज गुड्स है वो है 1 लाख के और उनकी लाइफ है 10 साल, तो डिवाइड करके हमको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हमको ये फिगर्स मिलते हैं। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको 100-150 क्वेश्चन करके जितना समझ में आएगा उतना ये रिवीजन करके समझ में आ जाएगा कि इन बातों का ध्यान रखना है। शुरू में हो सकता है आपने इतना फोकस करके ना पढ़ा हो, बट अब रिवीजन के टाइम पे अगर आप इसको सबको सुनेंगे एग्जाम के 1 दिन पहले तो सब क्लिक करेगा कि ये पॉइंट का ये डीलिंग है। देन टैक्सेस में आपको पता है सिर्फ जीएसटी को हम लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को, डायरेक्ट टैक्स को इग्नोर करते हैं। जीएसटी के साथ कभी कभी सब्सिडीज दी होती हैं, तो हमें क्योंकि नेट चाहिए तो हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी हटाते हैं। कभी कभी हमें डॉज करने के लिए वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे देते हैं और बाकी भी दोनों फिगर दे देते हैं, बट हमें पता है जब ऑलरेडी नेट है तो फिर से थोड़ी सब्सिडी माइनस करेंगे, हाँ या ना। इनकम टैक्स दिया हो तो वी हैव टू इग्नोर। ये सब पढ़ने के बाद हम लोगों को ये एक जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कहाँ पहुँचना है। जिसका ये फंडा क्लियर है वही समझ सकता है कि मुझे क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ से उठाना है। तो पहले आपने भले ही ना समझा हो, आज ज़रूर समझें। अगर दिया है GDP 10,000 है, 10,000 है, साथ में दिया है डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और NFIA, तीनों 1,000 ईच हैं। और कहा गया है कि पहुंच के दिखाइए NNPFC पर। तो अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे ये दिया गया है मतलब G ग्रॉस और मुझे उसको बनाना है नेट, तो ये होगा डेप्रिसिएशन माइनस करके इस फिगर में से, बोलिए हाँ या ना। फिर आपको दिख रहा है कि मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है और मुझे बनाना नेशनल है, तो उसमें NFIA जोड़ूंगा तभी आएगा, बोलिए हाँ या ना। आपको दिख रहा है मुझे मार्केट प्राइस दिया है और मुझे पहुंचना है फैक्टर कॉस्ट पे, ये टैक्स माइनस करके आएगा। तीनों फिगर दिए हैं तो डेप माइनस कर दीजिए, NFIA प्लस कर दीजिए, टैक्स माइनस कर दीजिए, तो बताइए आंसर कितना आया। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू में जब आपने चैप्टर पढ़ा था तब आपको ये समझता नहीं था हम क्या बोल रही हैं मैम, कि क्या दिया है और कहाँ जाना है, बट अब आई होप आपको इतने टॉपिक को करने के बाद ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि दिस इज़ द की। ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या इन्फो दी गई है और कहाँ पे पहुँचना है, तभी आप समझ पाओगे किसको प्लस किसको माइनस करना है। हाउ मेनी आर क्लियर विद दिस? एब्सोल्युटली क्लियर। हुएवर इज़ नॉट क्लियर, हम आते हैं सीधे इनकम मेथड पर। इनकम मेथड हमारे कंट्री में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हम उनको जो भी देते हैं दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स, उनको ऐड करके वी कैन फाइंड आउट हाउ मच इज द नेशनल इनकम। इस मेथड में देयर आर नो मच डिडक्शंस क्योंकि वी डायरेक्टली रीच डोमेस्टिक इनकम। हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से नहीं निकाल रहे हैं, लोगों को कितना पैसा मिला है उससे निकाल रहे हैं। तो दैट्स वाई
4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? कैपिटल को क्या मिलता है? और एंटरप्रेन्योर को? चारों को जोड़ लेते हैं, उसमें एक और चीज़ जोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। क्योंकि जो छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे पान वाला, दुकान भी उसने लगाई, लेबर भी वही है, मालिक भी वही है, नौकर भी वही है, सब उसका है, तो उसकी कौन सी इनकम को क्या कहें? दैट्स वाई वी कॉल इट मिक्स्ड इनकम। सारी चीज़ों को जोड़ के पहुंचते हैं हम NDPFC। अब NDPFC पे जब पहुंच गए तो खुद ही को समझ में आ रहा है कि N मतलब डेप ऑलरेडी हट चुका, FC बोले तो टैक्सेस ऑलरेडी हट चुके, और DP तो डोमेस्टिक इनकम है, तो फॉरेन की इनकम मात्र जोड़ना है तो उसे जोड़ देते, तो वी रीच NFI और दिस NLPFC। हाउ मेनी आर क्लियर विद दिस? ये हमारा सिंपल मेथड है। इसी मेथड का मैंने आपको एक विस्तृत फॉर्मूला दिया था, विच इज दिस मेथड, दिस वन डिटेल्ड। ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इट्स जस्ट दैट उसी को विस्तार में लिख दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन में समझ पाएं क्या क्या है। सबसे पहले मिक्स्ड इनकम तो डायरेक्टली है। वेजेस को नाम दे दिया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 पार्ट हैं, वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब सैलरी के नाम से भले ही नहीं दिया, बट अन्य नाम से बोनस, PF, ग्रेच्युटी दिया तो उसी की झोली में, बोलो हाँ या ना, तो मिल तो उसी को रहा है वर्कर को, तो इसलिए ये हम ऐड अप कर देते हैं। एंड द थर्ड इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज द समेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिनके पास ज़मीन जायदाद है उन्हें किराया मिल जाता है, जिनके पास खदाने हैं या कोई किताब लिख रखी है तो उसके बिग बिग के रॉयल्टी मिल जाती है, जिनके पास पैसा है उसे ब्याज पे देके इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये बैठ के कमाने वाली इनकम है, पर मेहनत करके अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप चला के जो कमाते हैं उसको कहते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट को अगर कोई कंपनी अर्न कर रही है तो उसके 3 स्वरूप या 3 नाम होते हैं। डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, और बचा कुचा विच इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व्स इन सरप्लस। अगर क्वेश्चन में ये तीनों दिए तो ये तीनों का समेशन इज प्रॉफिट, और इन दोनों का समेशन इज ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड ऑपरेटिंग सरप्लस व्हेन एडेड विद दीज 2 गिव्स अस NDPFC। कंठस्थ रटा हुआ होना चाहिए, पूरी चार्ट। इससे सिंपल तरीका इसको पढ़ने का कोई नहीं। अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो होगा क्या, किसी क्वेश्चन में उन्होंने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दे दिया और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी दे दिया, तो आपको मालूम है ये उसका सब पॉइंट है, इसको दोबारा ऐड करूंगा तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, हाँ या ना? दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। ये आपने इसका रिवीजन मेरे साथ कर लिया। एक मेथड से दूसरे मेथड में जाने के भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसका मतलब है कि आपको उन्होंने दे दिया NDPFC, उसमें से ये कोई भी गायब कर दिया आइटम, वो बोला कि प्रॉफिट निकाल के बताओ, फिर NDPFC दे दिया और बोला NNPFC बना के दिखाओ, तो आपको पता है बस DP में NFIA जोड़ना है तो ये बन जाएगा। तो ये जो जगलरी है ये बहुत ही अच्छे से हमने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में की हुई है, आप उसको सिस्टमैटिकली करें। ओके, अब तीसरे मेथड पे आते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तो सारे ही मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड का हेडिंग कहाँ पर है? GDPNP, विच मीन्स कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, NFIA जोड़ना पड़ेगा और टैक्स, साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन में डॉज करने के लिए अंदर का एक आध आइटम मिस कर देते और टोटल दे देते GDPNP। तो जिसने जो आप क्वेश्चन पेपर पे ऐसे स्ट्रक्चर बना के अलग अलग चीज़ों को प्लेस करके और फिर उस तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो पहुंचिए। GDPNP इज अ समेशन ऑफ 3 थिंग्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम और तुम ये जो कपड़े पहने, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं,
गाड़ी पे आए हो तुम, गाड़ी में पेट्रोल भराया है, मोबाइल में अपना वॉलेट बैलेंस वो सब बैलेंस कराया है, ऑल दिस इज कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खुद के लिए जो करते हैं हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिव्स अस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. फर्म्स जो हैं वो करती हैं देश में कैपिटल फॉर्मेशन, उसका ग्रॉस लेना है नॉट नेट. तो ये जो ग्रॉस है इसके दो पार्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोले मशीनों में निवेश, और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. अगर साल के एंड में 500 है बोरियां रॉ मटेरियल की और शुरू में 100 थी, तो इस साल आपने कितना लगाया है 400, तो डिफरेंस निकालते हैं अपन, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. चेंज इन इन्वेंट्री भी इसको कहते हैं. और नेट एक्सपोर्ट का मतलब सीधे सीधे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. और यहाँ पहुँचने के बाद नेशनल इनकम पहुँचने के लिए आप डेप माइनस करोगे, NFIA प्लस करोगे और नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे. कितने लोगों को मेथड क्लियर है? गुड. ये मेथड करने के बाद आपको इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चंस करने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है. ठीक है, आते हैं अब अपन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे, नेशनल इनकम की थ्योरी. शुरू में जब आपने प्रैक्टिकल किए थे तब आपको प्रिकॉशंस इन नेशनल इनकम पता नहीं थे. अब आपको थ्योरी पढ़ने के बाद प्रिकॉशंस भी पता होते हैं. तो प्रिकॉशन जब आपको नेशनल इनकम के पता होते हैं तो आप उसके साथ जब क्वेश्चन करते हो तब वो पूरा सही बैठता है. सो थ्योरी पढ़ लेते हैं फटाफट. सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो. एवरीबडी आर पेइंग अटेंशन हियर? यस, ऑल ऑफ यू एट होम. मैक्रो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं जो एग्रीगेट्स की स्टडी करती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में आप पढ़ के आए थे, वो ब्रांच जो इंडिविजुअल्स को स्टडी करती है, दैट्स माइक्रो. और मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जो एग्रीगेट्स को स्टडी करती है, जैसे सब लोगों की सकल आय, एवरीबडी इज टोटल इनकम. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो कंट्री की पॉलिसीज़ के फॉर्मेशन में काम आता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो को स्टडी करने का बेस है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंट्री के जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उनके कंट्रीब्यूशन को स्टडी करने में हेल्प करती है. सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो हर इकोनॉमी में जिसमें दो सेक्टर्स होते हैं, उसमें दो मुख्य सेक्टर्स के नाम हैं हाउस होल्ड्स एंड फर्म. जो हाउस होल्ड है वो फर्म को अपनी फैक्टर सर्विसेज देती हैं, बोलो हाँ या ना. और फर्म्स उसके लिए उनको पेमेंट करते हैं विच वी कॉल फैक्टर पेमेंट. हाँ या ना, बोलो हाँ या ना. ये जो फर्म को सर्विसेज मिलती हैं उसको यूज़ करके वो क्या करते हैं कि गुड्स बनाते हैं. तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को ही देते हैं और हाउस होल्ड को जस्ट अभी उनसे जो पैसे मिले होते हैं उसी को यूज़ करके वो उनको खर्चा कर देते हैं, विच इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो प्लीज टेल मी द टू फ्लोज विच हाउस होल्ड डज टू फर्म, फैक्टर सर्विस एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. व्हाट आर द टू movements from firm to household? Goods and service and factor payment. Is that clear everyone? Now, what is the definition of household? Households are the providers of factors of production and consumers of goods and services. Firms are the consumers of factor services and suppliers of goods and service. तो अपने मन से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. टू सेक्टर इकोनॉमी ही आपके कोर्स में है. किसी भी इकोनॉमी में 3 स्टेप में काम होता है. सबसे पहला इज जनरेशन ऑफ इनकम. इनकम जनरेट करना मीन्स द प्रोडक्शन प्रोसेस. जब इनकम जनरेट हो जाती है, जैसे कि मेरी एक दुकान है और मैंने 10,000 रुपये का सामान बेचा, तो बेच के इनकम जनरेट है. फिर मेरी दुकान में जितने वर्कर्स हैं उनको, और मेरे घर पे मैं कुछ पैसे ले गई, विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन. और फिर जिसके हाथ में पैसे आए उसने अपनी MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, के अनुसार आगे खर्च किया. तो दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन. तो किसी भी कंट्री में नेशनल इनकम के स्टेप्स में 3 पार्ट हैं. पहला जनरेशन,
then distribution, then disposition. Also ये तो ठीक है सब. Stock and flow variable, very important, very important. The only important point in this chapter is stock and flow. Any variable which is measured at a point of time is called stock. Any variable which is measured during a period of time is called flow. तो फ्लो जो डेमे होता है उसके अंदर टाइम की डायमेंशन होती है, क्योंकि वो 1 महीने 1 साल ऐसे चलता है, तो इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन. और ये जो स्टॉक है इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन. एग्जाम्पल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए. नेशनल वेल्थ इज अ स्टॉक, बट नेशनल इनकम इज अ फ्लो. एक दिन की पॉपुलेशन इज ऑलवेज एक दिन की, इट्स अ स्टॉक. बट साल भर में कितने जन्म और कितनी मृत्यु हुई, इट्स अ फ्लो. ऐसे ही टैंक में रखा हुआ एक वाटर टैंक है, उसके अंदर पानी भरा है, इट्स अ स्टॉक. बट बहती हुई नदी इज अ फ्लो. इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं. तो ये आपको पूरा कंठस्थ याद रहना चाहिए जो मैंने नोट्स में लिखाया है. नोट्स से पढ़ें, उससे बेटर कहीं कुछ नहीं है. देन पूरे फ्लो को, सर्कुलर फ्लो को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. पैसों का जहाँ आदान प्रदान होता है दैट्स मनी फ्लो. बताओ हाउस होल्ड और फर्म में पैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? हाउस होल्ड क्या देते हैं? पैसे की बात हो रही है. हाउस होल्ड क्या देते हैं? गुड्स का पेमेंट विच इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. फर्म्स क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट. अब आते हैं रियल फ्लो जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व हैं. तो कौन देता है फैक्टर सर्विस और कौन देता है गुड्स? तो ये आपको पता होना चाहिए. वन इज कॉल्ड फिजिकल फ्लो, वन इज कॉल्ड नॉमिनल फ्लो. इक्विलिब्रियम, किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब होता है जब दोनों फ्लो बराबर हो, बट ऐसा होता नहीं है. आइडियली कभी कभी इकोनॉमी में लीकेज हो जाता है. लीकेज का मतलब है कि अगर सपोजिंग कोई भी व्यक्ति कोई गिर जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट होकर खून निकलने लगे उसके शरीर में से, तो उसकी एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी. तो लीकेज मीन्स फंड्स का आउटफ्लो हो जाना, बाहर निकल जाना फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर लीकेज का एग्जाम्पल, फर्म ने हाउस होल्ड को 1000 रुपये दिए, बट हाउस होल्ड ने उसमें से 200 रुपये सेव कर लिए, तो खर्चा कितना किया? 800. दिस इज अ केस ऑफ लीकेज. इससे इकोनॉमी की जो मूवमेंट है वो कम होगी. देन कम्स इंजेक्शन. अगर कोई हॉस्पिटल जाए और सिरिंज लगवाए ग्लूकोज की, तो इंजेक्शन लगने से उसकी बॉडी का मोमेंटम बढ़ता है या कम होता है? सिमिलरली सो फंड्स दिए, फर्म ने दिया 1000 का पेमेंट, कम पड़ा तो हाउस होल्ड ने बैंक से लोन ले लिया, टोटल पैसे उसके हाथ में होगा 1200. अब वो 1200 खर्च करेगा तो इकोनॉमी का फ्लो बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये पहला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो. इतना ही सिंपल, छोटा सा चुन्नू मुन्नू. चलिए, डोमेस्टिक टेरिटरी. सुनने में तो लगता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हमारी ज़मीन को कहते होंगे जो राष्ट्र ऑक्यूपाई करता है, परंतु ऐसा नहीं है. डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द लैंड ऑक्यूपाइड बाय अ कंट्री, द लैंड मास, जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं. ऑल्सो इट इंक्लूड्स हमारे आसपास के टेरिटोरियल वाटर्स. ऑल्सो इट इंक्लूड्स हमारे यहाँ से बाहर जाने वाले सभी एयरक्राफ्ट्स विच आर ऑपरेटेड बाय इंडियंस रेसिडेंट्स, दैट इज हमारे यहाँ से बाहर जाने वाली सभी शिप्स एंड ऑयल वेसल्स विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स. हमारे वीज़ा ऑफिसेज या एम्बेसी ऑफिसेज जो विश्व में अलग अलग कंट्रीज़ में लोकेटेड हैं. हमारी एम्बेसी जो जापान में है, फिजिकली बिल्डिंग जापान में है, बट वो उतना सा एरिया जापान का है इंडिया का. इट इज़ नोन एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो बाहर हैं, ऑल दिस इज डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी का महत्व क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उपजने वाली इनकम इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, और उसके बाहर से होने वाली सारी इनकम इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये उसका महत्व है. देन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी कमाए, एक इंडियन है एक फॉरेनर है, हमें इससे मतलब नहीं है, मगर टेरिटरी के अंदर जिसने कमाया उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम. जैसे कि अभी राम जन्मभूमि में, अयोध्या में बहुत सारे लोगों ने अपनी नई नई दुकानें खोली इंडियंस ने,
और कुछ फॉरेनर्स ने भी सोचा का मौके का फ़ायदा उठाएं, इस साल वर्ल्ड की टॉप मोस्ट हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी अयोध्या। तो उन्होंने शॉप खोल ली और फॉरेनर ने पैसे लगा के फैक्ट्री शॉप चलाने लगा। है वो भले ही फॉरेनर, बट इंडिया की सरहद में कमा रहा है, इसलिए वो इनकम क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम। कौन कमा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इंडिया की सरहद के अंदर कमा रहे हो, इसलिए इसको कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। इज दैट क्लियर? इट्स अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स? नॉर्मल रेसिडेंट की दो व्याख्या फिक्स हैं। एनी पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। एक व्यक्ति जो 12 महीने से ज़्यादा किसी कंट्री में रहे उसको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे, और उसके जीवन जीने के लिए जो कमाता है वो भी वहीं से कमाए तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। टूरिस्ट जो टेम्पोररी भी आ रहे हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते। देन कम्स important point, type of goods. There are two types of goods: intermediate goods, final goods. You have to learn this. L-E-A-R-N, learn. Intermediate goods वो होते हैं जो या तो किसी दूसरे गुड्स के उत्पादन में बतौर रॉ मटेरियल काम आते हैं, या फिर कोई रिटेलर उनको खरीदता ही इसलिए है क्योंकि उनको आगे बेचना है, तो दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे एक मिठाई की दुकान वाले द्वारा खरीदे गए दूध, शक्कर, ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग मिठाई, ऑल दिस इज इंटरमीडिएट गुड्स। ऑल्सो एक दूध का स्टोर है सांची मिल्क पार्लर, जिसने 500 पैकेट दूध खरीदा उस एरिया के रेसिडेंट्स को बेचने के लिए, तो वह भी इंटरमीडिएट गुड है। देन कम फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज जो या तो निजी कंजम्पशन के लिए हैं या किसी फर्म के द्वारा खरीदे गए हैं बतौर इन्वेस्टमेंट। शुरू में आपको भाषा बिल्कुल कम ज़्यादा जितनी समझ में आए, आज तो सीधे सुन के कानों से और दिल के अंदर उतरनी चाहिए कि पूरी याद है ना मुझे, और नहीं याद है आपको तो बहुत बड़ी गलती है आपकी, आप रिकॉर्डेड रिपीट करें। तो फाइनल गुड्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक हमारे निजी कंजम्पशन के लिए जैसे मेरा ये मोबाइल, या फिर जो कोई फर्म, जैसे एपीटी इज़ अ फर्म, तो ये जो कैमरा है, ये जो टीवी है, इसको मैं निजी यूज़ में नहीं ले रही हूँ, इसको मैं सर्विस देने के लिए काम में ले रही हूँ। इट्स ए इन्वेस्टमेंट ऑफ एपीटी, इट इज़ फाइनल गुड। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो फाइनल गुड्स के 4 कैटेगरीज हो सकते हैं: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। नाम से ही स्पष्ट है, ड्यूरेबल का मतलब वो चीज़ें जो लंबे यूज़ तक काम आएंगी, जैसे ये टीवी। अब कोई बच्चा गुस्से में फेल हो गया, सपोजिंग सीए में उसमें पत्थर मार दे तो टूटेगी, नहीं तो अदरवाइज 3-4 साल तो चलेगी, हाँ या ना? तो दे आर ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल वो जो कि थोड़े लिमिटेड काम आते हैं, जैसे ये माइक वगैरह, हर 1-8 साल में दे आर ओवर, ख़राब हो जाते हैं। देन कम्स नॉन ड्यूरेबल, जो एक ही बार में इस मोबाइल के अंदर लगने वाली सेल, वो एक ही बार सिंगल यूज़ है, जितने दिन चलेगा चलेगा, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। एंड देन सर्विसेज का मतलब इंटेंजिबल्स, तो ये गुड्स की कैटेगरी है। क्लियर एवरीवन? इस पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आता ही है। डिफरेंस बिटवीन तो नहीं आता है आजकल, पर आए तो आप अपने मन से लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, उसमें कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है। देन कम्स फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। मंदिर के बाहर कोई भिखारी बन के बैठा हो और आने जाने वाला सोचा बोर्ड में नंबर दे देना बाबा, बोर्ड में नंबर दे देना बाबा, और बाहर निकल के उसको 1 रुपये का सिक्का दे दे कि मेरी विश पूरी हो। हमारे इंडिया में ऐसा कहते हैं कि दान दे दो तो आपके मन के वो पाप कटते हैं और विशेस पूरी होती हैं, ऐसा कहावत है। तो इस सोच से किसी स्टूडेंट ने एक भिखारी को 1 रुपये दे दिया। पता चला आज सारे एफटीएन मंदिर के बाहर पाए गए हैं। नो, मेरे एफटीएंस घबरा नहीं रहे, दे विल रॉक इन द बोर्ड्स। You are much better prepared than all the children of your school. You are much better prepared. कोई भी अभी इतना व्यवस्थित सिस्टमैटिक रिवीजन बंद नहीं कर नहीं रहा। सो ट्रांसफर इनकम का मतलब बिना मेहनत के जो मिल जाए, जैसे नंबर में चीटिंग करके पाए गए नंबर, एग्जाम में चीटिंग करके पाए गए नंबर आर ट्रांसफर इनकम, और खुद की मेहनत से साल भर मर के पाए गए नंबर आर। तो जो आप factor income refers to the income earned by rendering productive services. It is a earning concept. It is included in national income. It is a two-sided concept, क्योंकि एक आदमी सर्विस देता है तो उसको पैसे मिलते हैं, while transfer income is just one-sided concept.
बस भीख में मिल गया आपको या गिफ्ट में मिल गया आपको, आपने कुछ नहीं किया उसके लिए, तो दैट इज़ ट्रांसफर इनकम, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट्स अ वन साइडेड पेमेंट. ओके. देन ग्रॉस एंड नेट. अगर मैंने ये पंखा खरीदा एपीटी के लिए, 2000 रुपये का पंखा आया, इसको कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. हर साल ये 500 रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि 4 साल चलेगा, तो 5 साल के एंड में 500 रुपये काट के 1500 का बचा, दैट 1500 इज नेट इन्वेस्टमेंट. तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन हटा दो तो इट इज़ कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट. इतना बस आपको ध्यान रखना, इनफ है, नॉट इम्पॉर्टेंट. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हम इंडियंस बाहर से जाके कमा के लाए 100 रुपये और किसी चाइनीज़ ने इंडिया में से आके कमा लिए 20 रुपये, दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एग्जाम में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गो, तो इसका मतलब इट इज़ अ नेगेटिव फिगर. ओके, यस, ठीक है. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें. साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें.